फूड, पांचवा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमने इसको 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स में बांट दिया है ताकि इसको आसानी से पढ़ाया जा सके। सबसे पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, उसके बाद न्यूट्रिशन, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ डाइजेशन ऑफ फूड, फिफ्थ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हमारे इन सभी टॉपिक को 1 बाय 1 समझना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपने 10th में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on earth. Every organism want to survive on this earth. जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे सर्वाइव करना चाहते हैं वो सभी कुछ न कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं so that they can survive on the earth. This process is called life process. What are the basic life process? Nutrition. If you want to survive on the earth, some basic functions are here. Like nutrition, we have to take food all the time. That is nutrition for the energy. If we do not get energy, how we will survive on the earth? Second is respiration. We continuously inhale and exhale of gases. Breathing, this comes under respiration. Third is transport and excretion. Human body continuously, when uses the energy from glucose, it release some nitrogenous substances which should be eliminated from human body. That is called excretion. And the circulation of blood in human body is called transportation. And the fourth is control and coordination. Control and coordination means how to control and human beings reply the stimulus in a definite manner. That is called control and coordination. We will study it in detail. And the last is reproduction. Human beings cannot survive all the time. We are not immortal animal, so after a few span of time we will die. So human beings reproduce, that in future if I will not available, then my new generation should form on the earth. That process is called reproduction. But the main problem is that to maintain all the various life processes, we need energy and we get this energy from food. तो जितने भी हमने अभी सिस्टम पढ़ा लाइफ प्रोसेस में, इसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. व्हाट इज फूड? फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा. तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानें. तो लाइफ प्रोसेस का मतलब सिंपल यही है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ. आई वांट टू सर्वाइव, वी शुड परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, control and coordination and reproduction.
and how I will do all the things. To maintain the various life process we need energy. From energy we get energy from the food. And what is food? Food is a kind of fuel which give us energy, and it give us energy to all living organism. सेकेंड टॉपिक जो है न्यूट्रिशन. अभी मैंने लाइफ प्रोसेस को समझा, हमें फूड चाहिए. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन का मतलब होता है आहार लेना. हम जो भोजन लेते हैं, इंजेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देन questions come, what is nutrients? Nutrients is a substance which an organism obtain from its surrounding and uses it as a source of energy. Nutrients उन सभी substance को कहते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जो हमारे सराउंडिंग पाए जाते हैं और जिनके इंजेशन करने से, जिनके डाइजेशन करने से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे सराउंडिंग मौजूद हैं? तो ये है उनके नाम. एक सवाल आता है, नेम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, minerals, roughage, water, these all are called nutrients. लेकिन मैंने इन न्यूट्रिएंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन taken by an organism in large quantity, so it is called macronutrient. Those nutrients taken by an human beings and organism in large quantity are called macronutrient. The nutrient taken by organism in a small quantity like vitamins and minerals is called micronutrient. Roughage and water is very essential for organism, but roughage, we do not have any enzyme to digest the roughage in our body, so roughage do not consider as nutrient. Water is a universal solvent. It is very useful for the digestive system and the digestion of food, because the digested food cannot absorbed by our body cells if water is not present. But water itself do not give us energy, so water is also keep under do not consider as nutrient. Then we classify on the basis of energy level macronutrient, micronutrient and the nutrients which do not consider as nutrients. On the basis of nutrient, we can divide the food in 2 types. First, a staple food. A staple food are those food which do not contains all the nutrients: carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals, roughage and water. If all the nutrients are not present in food, it is called a staple food. It is the main food that we eat to get energy. All the human beings have their local food items which we eat in their lunch, breakfast. That type of food is called a staple food. Whereas the second is complete food. Complete food are those food which contains all the types of nutrients like carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals, roughage
and water. If all the nutrients are present in particular food, that food is called complete food. And on the basis of nutrient, it is divided into two types: a staple food and complete food. The main food to get energy is called a staple food. It do not consider all the types of nutrients. And complete food, the food which contains all the types of nutrient, is called complete food. Milk is a complete food, but it also contains lack of some essential nutrients like vitamin C is not present. In spite of this, we consider milk as a complete food. Now we will discuss one carbohydrates, then fat, then protein, then vitamins, minerals, roughage and water. अब हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. फर्स्ट nutrient is carbohydrates. Carbohydrates is made up of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है. कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करते हैं. अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में डिकम्पोज होता है, तो डाइजेस्ट होता है, अगर उससे एनर्जी मिलता है तो वो है 17 किलो जूल. यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी. ह्यूमन कंटेन्स अबाउट अ डाइट ऑफ 60 to 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हम लोग जो भी भोजन प्राप्त करते हैं उसमें 60 to 80% जो फूड होते हैं मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड करेंट और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. करेंट एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एवरी डे वी टेक फूड फ्रॉम द सराउंडिंग विच कंटेन्स 60 to 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड among all the carbohydrates we use as a source of energy. Like if we take early morning breakfast, we use all the energy of carbohydrates. Again we becomes hunger, and then again we take carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं वो हमें एवरीडे एनर्जी देते हैं. सो कॉल्ड करेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर आर 3 types of carbohydrates. फर्स्ट, मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स उसको कहते हैं जो सिंगल मोनोमर के बने होते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स, वी कैन एक्सप्लेन दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell is the structural and functional unit of life. Like that, monosaccharide is the single unit of carbohydrates. That's why they are called monomer. Second, glucose, fructose and galactose are monomer of carbohydrates. Glucose, fructose and galactose. It means all the different types of carbohydrates is made up of glucose, fructose and galactose. The second is disaccharides. Disaccharides को हम लोग oligosaccharides में रखते हैं. Actually, disaccharides, oligosaccharides is if it is made up of 2 monomer, it is called oligosaccharides. 3 monomer, oligosaccharides. But in this chapter, we need disaccharides, which made up of 2 monomer. Maltose, sucrose, and lactose are disaccharide. If we break the maltose, it breaks into glucose plus glucose and no other components will form. It means maltose is disaccharides. Sucrose अगर ब्रेक होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा, फ्रुक्टोज बनता है. लैक्टोज को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज. इट मीन्स maltose, sucrose and lactose are disaccharide made up of 2 monomer. And the last one is polysaccharides. Polysaccharide is made up of above 10 monomers. Like continuous 10 chain of glucose will form polysaccharides, or above 10 glycogen
starch, cellulose are called polysaccharides. If we look at the types of carbohydrates, we obtain food from the surrounding in the form of polysaccharide like glycogen, like starch, like cellulose. We do not have any digestive enzyme to digest cellulose. Hence, when we take food, cellulose cannot be digested in our body. Cellulose is also called roughage. Starch and glycogen are mainly digested by our body cells. Starch is the source of plant, whereas glycogen is the source of animal. जितने भी एनिमल्स हैं उनसे हमें ग्लाइकोजन मिलता है, जबकि स्टार्च जो है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है. जैसे एग से हमें ग्लाइकोजन मिलेगा, लेकिन एक ऐसा भी पौधा है, एक ऐसा भी प्लांट सोर्स है जिससे हमें ग्लाइकोजन मिलता है. फॉर एग्जांपल मशरूम गिव अस ग्लाइकोजन. व्हेन यू टेक या ब्रिंग मशरूम फ्रॉम द मार्केट, इट विल गिव यू ग्लाइकोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. When we break the polysaccharides, it breaks into, यानी कि starch and glycogen breaks into disaccharides in the form of maltose, sucrose, lactose. When we break the starch, it breaks into maltose. But artificially, a starch is also break down in the form of sucrose. Like in sugar mill, the sugar cane breaks into sucrose, and then the third is lactose. Lactose is present in milk. If the small children, anyone who takes milk all the time, he get the lactose. When lactose breaks, glucose and galactose will form. So these are the types of carbohydrates. And then monosaccharides generally do not found in the nature. It always obtained from the breakdown of polysaccharides and disaccharides. Glucose is called instant source of energy. Fructose is the sweetest sugar. Fructose is called sweetest sugar. Here the digestion of carbohydrates. As we know that when we take carbohydrates from the surrounding, we get polysaccharides, and polysaccharides mainly in the form of starch in India. When a starch is digested, maltose will form, and the other component dextrin is also formed. But when maltose is digested in our body, it gives glucose and glucose. Hence, the glucose is water soluble. Both the glucose is water soluble and easily absorbed by our body cells. This is all about कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पर हमें ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है जो हमें आगे डाइजेशन ऑफ फूड में काम आएगा. मैंने ये इसलिए बताया आपको ताकि आप ये जान सको कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: polysaccharides, disaccharides, monosaccharide. We obtain food from the surrounding, that is polysaccharide. When digestion takes place of polysaccharide, it breaks into disaccharides like maltose, and when disaccharides breaks, it will give monosaccharides. This is glucose, and glucose is monosaccharides. सेकेंड न्यूट्रिएंट का नाम है फैट. फैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फैट इज कॉल्ड फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि when we lose carbohydrates from the body, when we utilize all the carbohydrates from the future source of energy, means when we utilize all the carbohydrates from the body and tired, during that process we get energy from the fat molecules. Or when a person becomes ill, he do not take food at the time of fever, then that time they get energy from the fat molecules. 1 gram of fat molecules gives 37 kilojoule of energy. Generally, fat molecules are insoluble in water, but it is soluble in organic solvent like alcohol and benzene.
how it is absorbed by the body cells. If fat molecules is insoluble in water, we will study in detail after some time. Normal diet of human beings contains 75 gram of fat per day. It means every normal person takes at least 75 gram of fat molecules per day. All the cooking oils provide us fat. Now fat molecules is insoluble in water. Then how it is absorbed by the body cells? The large fat molecules have a property. If you put a droplets of fat molecules over the water, it join and it will form a big large fat molecules. Then the large fat molecules, we take the food inside, then all the fat molecules are called large fat molecules. First emulsification process is going on. When emulsification process is going on, the large fat molecules break into a small fat molecules, and the small fat molecules, when digested, it breaks into fatty acid and glycerol. Fatty acid is water soluble and easily absorbed by our body cells. Now the fatty acids breakdown have two types: essential fatty acid and non-essential fatty acid. The fatty acid cannot be synthesized in our body cells. It is called essential fatty acid. Like if human beings, essential fatty acid cannot be synthesized, it means the fatty acid do not synthesize in our body cells. It means we need them. That is called essential fatty acid. मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु नहीं है और वो वस्तु नहीं है और आपको वो ज़रूरत आ जाए, तो आपके लिए तो वो इसेंशियल है, क्योंकि वो आपके पास नहीं बनता है. यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर योर सेल्फ. दैट इज कॉल्ड इसेंशियल. लाइक दैट essential fatty acid cannot be synthesized in our body cells. वो fatty acid जो हम सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे लिए essential हो गया ना, क्योंकि भाई हमारा बॉडी उसको बनाता नहीं है, तो हमें इसको बाहर से लेना पड़ेगा. तो वो कौन सा फैटी एसिड हो गया? एसेंशियल फैटी एसिड. हम लोग नॉर्मली कोकोनट ऑयल को नहीं खाते हैं. कोकोनट ऑयल को क्यों नहीं खाते हैं? कोकोनट ऑयल को हम लोग इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल में मौजूद फैटी एसिड इज अवेलेबल इन आवर बॉडी सेल्स. ये हमारे बॉडी सेल्स में अवेलेबल होता है, इसीलिए कोकोनट ऑयल को हम लोग जनरली एज अ फूड आइटम नहीं लेते हैं. नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, दोज फैटी एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सेल्स. जो हमारे बॉडी सेल्स में सिंथेसाइज हो जाए उसको हम लोग नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो सकता है, इसीलिए हम उसको नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं. अब मस्टर्ड ऑयल में जितने भी फैटी एसिड हैं, ये वो फैटी एसिड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं. इसीलिए जब भी हम लोग कुकिंग ऑयल्स है ना, उसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में पाए जाने वाला फैटी एसिड हमारे बॉडी सेल्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है. मस्टर्ड ऑयल इज द एग्जाम्पल ऑफ essential fatty acid and coconut is example of non essential fatty acid. मस्टर्ड ऑयल जो है वो इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, जबकि कोकोनट ऑयल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है. क्यों? कोकोनट ऑयल में वैसे फैटी एसिड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं. तो जो सिंथेसाइज हो गए हमारे बॉडी के अंदर, उसको तो हम लोग जनरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो दैट इज नॉन इसेंशियल फैटी एसिड. अब फैटी एसिड को फिर से दो टाइप में बांटा गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड. लेकिन अगर बिटवीन द कार्बन मॉलिक्यूल्स सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे.
सैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब चूंकि ये पहले से लिक्विड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका जो मेन सोर्स है वो है प्लांट गिव अस सैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि एनिमल से प्राप्त होने वाले जितने भी फैटी एसिड हैं वो सब के सब अनसैचुरेटेड है। अगर आप एनिमल से घी बनाते हो, घी को आप रख दो, आपको पता चलेगा दानेदार होते हैं वो। इट मीन्स वो क्या होता है, जो एनिमल से ऑब्टेन हुआ है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होने लग जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। हालांकि हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करें तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक इनटू डबल बॉन्ड ब्रेक इनटू सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट फैट। यहाँ पे हमें याद रखना है डाइजेशन ऑफ फैट, क्योंकि यही आपको एक काम आएगा डाइजेशन ऑफ फूड में, कि कैसे हम लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई किए तो ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स बन गया, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हुआ तो ये फैटी एसिड बन गया। अभी हम यहाँ पे एंजाइम्स का नाम नहीं बताएंगे, वो हम आपको बताएंगे डाइजेशन जब हम आपको पढ़ाने लग जाएंगे। प्रोटीन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है, जैसे मिथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 केजी है तो उसको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। If a person have 100 kg of body weight, it need 100 ग्राम of protein per day। प्रोटीन का अगर हम डाइजेशन को देखें तो सबसे पहले जैसे हम फूड में एज अ प्रोटीन लेते हैं, इसका डाइजेशन होने के बाद ये पेप्टोन्स में ब्रेक होता है, फिर इस पेप्टोन्स का फर्दर डाइजेशन होता है और ये टूट जाता है पॉलीपेप्टाइड में, फिर पॉलीपेप्टाइड का फर्दर डाइजेशन होगा और ये बनेगा अमाइनो एसिड। दिस अमाइनो एसिड इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होता है और हमारे बॉडी में डिजॉल्व होके चला जाता है वाटर के साथ। प्रोटीन जो है वैसे तो वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है, लेकिन एट अ सर्टेन सिचुएशन प्रोटीन आल्सो गिव अस एनर्जी। अमाइनो एसिड को 2 भागों में बांटा गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड उसको कहते हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी सेल्स, जबकि नॉन एसेंशियल सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी सेल्स। यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड के नाम हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, दूसरा वैसे अमाइनो एसिड जो नॉन एसेंशियल हैं, यानी कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन। These are essential amino acid. It means these amino acid do not synthesized in our body cells. So हमें ये अमाइनो एसिड बाहर एज अ फूड आइटम से प्राप्त करने पड़ते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर्जिनिन, अस्पारेजिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, सीरीन, टायरोसिन एंड अलानिन। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये हमें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड।